हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। ईवीएस ब्रह्मास्त्र का ये 8वां वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। इसके साथ ही तेज़ी में जल्दी में एक और चीज़ क्लियर कर दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कुछ वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीटेट पेपर 1 ईवीएस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यानी 30 में 30 मार्क्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बहुत तेज़ी से, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना है, बहुत जल्दी पूरा करना है। हम जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं अगर आपसे संबंधित है उन्हें ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था यहाँ तक, अब यहाँ से पढ़ेंगे सफ़र ट्रेन से केरल में कोट्टायम का। अब देखिए ट्रेन से सफ़र वगैरह का चर्चा है, लेकिन कहाँ को? केरल में कोट्टायम का। को केरल में कोट्टायम, अब ये प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा को ये कोट्टायम जो है, कोट्टायम कहाँ है? तो कोट्टायम है कहाँ? केरल में। केरल में एक नगर है कोट्टायम, याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो क से केरल, क से कोट्टायम, क से केरल, क से कोट्टायम, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमान और राधा दो दोस्त हैं। ओमान और राधा क्या है? दो दोस्त हैं। साइकिल से गिरने से राधा के दाएं पैर की हड्डी टूट जाती है और 6 हफ्तों का रेस्ट। तो ओमान डायरी में अपने सफ़र के बारे में लिखती है। अब जाहिर सी बात है, दो दोस्त हैं, दोनों का एक किसका? तो राधा का। तो राधा का क्या होता है? दाएं पैर की हड्डी टूट जाती है और 6 हफ्तों का रेस्ट उसे मिल जाता है। तो घूमने कौन जाएगा? ओमान जाती है। तो वो जाने के बाद क्या करती? सफ़र के बारे में लिखती है। यात्रा में सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट में नाम देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? यात्रा शुरू होता है। और यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न इस बार भी आया था और बार बार हमने पूछा था, जो भी जो भी कैंडिडेट है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बार बार गलत दिया था उत्तर। वो प्रश्न का उत्तर भी हमने शामिल किया। हमने कहा कि ईवीएस ये ब्रह्मास्त्र है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता। अगर कोई भी तैयारी कर रहा है ईवीएस का ना, तो प्लीज़ इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, उनके पास जरूर पहुंच जाए। अगर हम ब्रह्मास्त्र तेजी से करा ही रहे, ब्रह्मास्त्र अगर हमने पूरा पढ़ा दिया तो शायद ही किसी भी सेक्शन में शायद ही एक कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। आपने देखा होगा हिंदी क्लब के नोट्स कैसे टच करते हैं। हिंदी क्लब पे आ गया वीडियोस, यानी समझिए कि हमने पढ़ा दिया तो समझिए कि लड़ेंगे ही जो भी टॉपिक है। तो इतना याद रखिए, इतना कंफर्म रहिए। लेकिन हाँ, प्रत्येक शब्द को बाबू ना मिस मत कीजिएगा। जितना मेहनत किया जाता है ना, बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत कम समय में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, समय मिलता ही नहीं। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट में नाम देखते हैं और गांधी धाम कच्छ से आने वाली ट्रेन में बैठते हैं। चलिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले कहाँ इन्होंने नाम सबसे पहले देखा? तो याद रखिएगा, रिजर्वेशन चार्ट में नाम देखते हैं और गांधी धाम कच्छ से आने वाली ट्रेन में बैठते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, गांधी धाम कहाँ है, ये सारी चीज़ कहाँ है। तो आगे हमने लिख भी दिया है, नहीं तो आप चेक भी कर लीजिएगा। अगर कहीं से हमने नहीं लिखा है तो राज्य का नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकता हूँ मैं, गांधी धाम कहाँ है? हो सकता है आप बता दें गुजरात में है, लेकिन मैं आपसे पूछ दूँ कच्छ कहाँ है, ये वाला कहाँ है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए ना कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि और भी आप जल्दी लिखिएगा। हर्ट भी मिल सकता है आपको, एक सिंबल आपको जरूर हम दे देंगे, और भी जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें फ़ायदा भी होगा। तो कच्छ से आने वाली ट्रेन में बैठते हैं। टिकट चेक करता है। टिकट चेकर आता है, टिकट चेक करता है। रास्ते में घर से आया ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाते हैं। तो ये सारी चीज़ वो खाते हैं। ये जो चीज़ें हैं खाने वाले, ये कहाँ से संबंधित है कि याद रखिएगा, केरल से संबंधित हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और जगह के नाम जानने। और जगह का नाम क्या है? तो ये पूछा भी गया है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ कहाँ है? तो गुजरात में है। आप कहिएगा सर कैसे याद करें, गांधीधाम कैसे याद करें कि गुजरात में? ग से गांधी, ग से गुजरात, याद हो गया। ग से गांधी, ग से गुजरात, याद हो गया, बात खत्म। अब क ख ग आता है, वैसे ही अ से क्या होता है ना, अहमदाबाद। अ से क्या होता है? अहमदाबाद। ए बी क ख ग में क, देखिए अ और ग दोनों स्टार्टिंग वाले हैं। आ ई स्टार्टिंग में है अ, तो इसी तरह क ख ग में क ख ग, यानी स्टार्टिंग वाला क वर्ग में ही आता है, इसलिए अ और ग, याद हो गया। वैसे भी गुजरात अहमदाबाद तो ऐसे ही याद होगा। वलसाड़, वलसाड़ कैसे याद करेंगे? दूसरा क्या है? गुजरात है, तो वलसाड़ गुजरात में है, ये कैसे याद करेंगे? कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है कि वलसाड़ को कैसे याद किया जा सकता है? देखिए वलसाड़ को कैसे याद किया जा सकता है, सोच रहे होंगे कैसे याद करें। वलसाड़ गुजरात में है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? र है, और यहाँ पे व और ल है। य र ल व, याद हो गया, य र ल व। और वलसाड़ कभी भी याद आएगा तो गु ज रा आ गया, यानी र हो गया। य र के बाद ल व, वलसाड़,
यानी ये जो भी शब्द है ना एक दूसरे से मतलब को रिलेटेड है, तो ऐसे करके जरूर याद कर लीजिएगा। अब हमें लग रहा है कि आपको याद भी हो गया। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद गर्म स्थान है, अहमदाबाद कैसा है? गर्म स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ गांधी जी हैं वहाँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा हिटिंग फिटिंग तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत सारा आंदोलन हुआ है। को गांधीधाम अहमदाबाद ये क्या है? गर्म स्थान है। आगे बढ़ते हैं। कोझिकोड या कोझिकोड केरल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। ये कहाँ है? तो वैसे बुक में देखिएगा कोझिकोड लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा था? कोझिकोड कहाँ है? तो कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। कस से कोझिकोड, कस से केरल। याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद हो गया। वलसाड ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है। वहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग, ठंडा दूध, केले और चीकू मिलते हैं। ये चिल्लाता है वहाँ के जो ट्रेन वगैरह रुकती है, तो वहाँ चिल्लाता है, बोला बटाटा वड़ा, पूरी, साग, ठंडा दूध, केले ले लो, केले ले लो, चीकू ले लो, चीकू ले लो, ये सारे वहाँ पे मिलते हैं। जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। अब ये भी शायद मेरे ख्याल से कभी पूछा गया था, इस बार वाले में नहीं पूछा था, कभी एक बार पूछ दिया गया था को ये किस दिशा में भागती है चीज़ें। तो आपने देखा होगा ट्रेन में जब बैठिएगा ना, वो सारी चीज़ें किस दिशा में भागती हुई दिखाई देती है? उल्टी दिशा में। तो ये कॉमन सा है, कॉमन सा आप समझ भी सकते हैं। ट्रेन में आपने बैठा भी होगा, कुछ देखा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और गोवा चलते हैं। गोवा चलेंगे तो गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। एक गांव का जिक्र है और साथ में यहाँ गुफा वगैरह का जिक्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक गांव का जिक्र है, तो कौन से गांव का जिक्र है? ग से गोवा, ग से मडगांव। मड गांव में लगा हुआ है ना, मडगांव। ग से गोवा, गट से मडगांव, गांव शब्द लगा हुआ है। तो जब भी मडगांव, गांव मडगांव एक साथ लिखा हुआ है, हो सकता है स्पेस भी दे दिया जाए, लेकिन मडगांव एक साथ लिखा है ना, तो इसको समझिए गांव मिस गोवा, गांव मिस गोवा। तो मडगांव कहाँ है? मडगांव गोवा राज्य में है। यहाँ हरियाली है और यहाँ क्या है? हमने बताया था कि वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ क्या है? हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे, मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ और तालाब दिखती है। याद रखिएगा। और देखिए है क्या, यहाँ हरियाली है। गोवा में क्या है? हरियाली है, पानी वगैरह का जिक्र वगैरह है, तो हरियाली है। और हमने बताया था कि वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो समझिए कि छोटे छोटे वहाँ क्या होते हैं? पौधे होते हैं, पेड़ से ढकी पहाड़ियाँ और तालाब दिखती है। और लाल मिट्टी कहाँ होगा? जहाँ समझिए कि खून वगैरह ज़्यादा दिखता है, तो समझिए छोटे कपड़े पहनते हैं, ये होता है वो होता है, तो समझिए रेड मिट्टी वहाँ की होती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसे याद कर लीजिएगा कि रेड मिट्टी कहाँ होती है, यानी जो लाल मिट्टी का जिक्र कहाँ हुआ था? तो जहाँ लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, वहाँ की होती है। और यहाँ छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ और तालाब दिखती है। इसको और अच्छे तरीके से याद करा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं तेजी से चलें। नदी के ऊपर बने पुल से जाने पर खड़ 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 की आवाज़ होती है, जानते भी हैं आप। उदीपी स्टेशन पर इडली वड़ा मिलता है। उदीपी स्टेशन पे, उदीपी एक जगह का नाम दिया गया था, उस स्टेशन पे इडली वड़ा मिलता है। यहाँ ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। कहाँ? तो उदीपी स्टेशन पे उन्होंने देखा क्या कि यहाँ के लोग जो हैं सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अब गोवा की चर्चा है, तो गोवा में क्या है? गोवा में गुफा जो होता है, जिसे हम मतलब जनरल भाषा में गुफा आप लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं किताबी भाषा में सुरंग। तो वहाँ सुरंग की चर्चा है। अब सुरंग की चर्चा है तो कितने सुरंग और कितने पुल हैं, ये पूछा गया है और ये हमेशा पूछा भी जाएगा। तो गोवा से केरल तक के रास्ते में कितनी सुरंगें हैं और कितने पुल हैं? कहाँ से? गोवा से केरल तक के रास्ते में, गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने सुरंगें और कितने पुल हैं, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताइएगा कि 92 सुरंगें हैं, 2000 पुल है। 92 कितना है? 92 कितने हैं? 92 कितने हैं? 92 92 और कितने पुल हैं? तो 2000 को 2000 पुल तो याद हो जाएगा, लेकिन 92 सुरंगें हैं। कितने हैं? 92 सुरंगें हैं गोवा से। अब ये भी दिया जा सकता है, गोवा के जगह गुजरात लिख देगा, कोई और शब्द लिख देगा, ये सारी चीज़ लिख देंगे, लेकिन वहाँ पे आपको देखना है गोवा से केरल तक के रास्ते में टोटल जो सुरंगें हैं वो हैं आपके 92। ठीक है, कितने हैं? 92।
प फ ब आ गया, प फ ब, प फ ब, बा न पे। ठीक है, याद रखिएगा। गोवा में 92 सुरंगें, पुल कितने हैं? 2000, इसे नोट कर लीजिए। मलयालम में ये भी देखिए, ये तो पूछा ही गया है, ये अगला लाइन भी पूछा गया है। मलयालम में वलियम्मा, वलियम्मा, वलियम्मा किसको कहा जाता है? तो माँ की बड़ी बहन को। वली, वली अम्मा, अम्मा मिस क्या होता है? माँ। अम्मा मिस क्या होता है? माँ। अम्मा, अम्मा कुछ लोग कहते हैं ना कि वही माँ। अब वली लग गया तो माँ की बड़ी बहन। वलियम्मा मलयालम किसको? बड़ी मतलब माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाएगा? वलियम्मा। मतलब वली अम्मा मिस माँ की बड़ी बहन। माँ तो होंगी ही, माँ की बड़ी बहन माँ ही हुई एक तरह से, लेकिन उनसे बड़ी हैं इसलिए बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा कहते हैं ना, बड़ी अम्मा, उसी तरह इसको कहा जाता है बली अम्मा। याद हो गया? चलिए, अब आ गया माँ की माँ को क्या कहेंगे? माँ की अमू माँ, अम्मू माँ, अमू माँ, अमू माँ। माँ की माँ को अमू माँ, अमू माँ। अम्मू मतलब अम्मू मिस हो गया, अम्मू नहीं कहा जाता, अम्मू। कुछ लोग कहते हैं माँ को अम्मू, तो अम्मू माँ यानी अम्मू मिस हो गया माँ की माँ, माँ की माँ अम्मू माँ। याद हो गया? दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया। वली अम्मा यानी क्या हो गया? बड़ी माँ को, माँ की बड़ी बहन को, सॉरी बड़ी माँ कह दिया हमने, माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा। वली अम्मा बड़ी बहन, वली अम्मा बड़ी बहन किसकी? माँ की बड़ी बहन। चलिए थोड़ा सा रट लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब तेजी से चलेंगे। मलयालम, मलयालम जहाँ बोली गई भाषा जहाँ बोली जाती है वो है केरल, वलयालम। अब इसे किसी याद करेंगे? केरल, र है यहाँ पे, को यरल आ गया, यरल, केरल याद हो गया। अब चलिए गोवा का बात किया जाएगा, कोंकणी। अब कोंकणी को केरल से मत जोड़िएगा, गोवा का है, गोवा का क्या है? कोंकणी, लिख लीजिए इसे, गोवा का क्या है? कोंकणी। अब इसे कैसे याद कर लेंगे? मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको ट्रिक याद नहीं कराया जा रहा है तो आप इसे याद कर लेंगे। गोवा का कहाँ है? कोंकणी है सर। गोवा का कहाँ है? कोंकणी है। जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ मन में याद रखिए, या सोते समय याद कर लीजिए। गोवा का सर ने क्या बताया था? कोंकणी बताया था। गोवा का क्या बताया था सर ने? कोंकणी बताया था। तो भाषा जो है कोंकणी वो कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। मराठी, म से मराठी, म से महाराष्ट्र, म से मराठी, म से महाराष्ट्र याद हो गया। गुजराती, गुजरात में गुजराती होगा। कन्नड़, कर्नाटक में। कस से कन्नड़, कस से कर्नाटक। केरल मत याद कीजिएगा, केरल का क्या है? यारला वाला चक्कर है, यानी मलयालम है। कस से कर्नाटक, कस से कन्नड़। तमिलनाडु, तमिल, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह के नावों का इस्तेमाल होता है। पहले भी हमने बताया फेरी एक तरह का नाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न हमने बताया था वही प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न लगभग लोगों ने गलत बताया था। रेल टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ का नंबर तथा किराया दिया जाता है। अब ये भी प्रश्न पूछा गया था, ये वाला लाइन, कि रेल टिकट पे क्या क्या होता है। तो रेल टिकट पर ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, सफ़र शुरू होने की क्या होती है? तारीख होती है, बर्थ का नंबर होता है तथा किराया दिया जाता है। और क्या होता है? किराया दिया रहता है, और किराया जो होता है वो दिया रहता है। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। ट्रेन टिकट पे जो पीएनआर होता है वो क्या दर्शाता है? तो यात्री संख्या रिकॉर्ड, याद रखिएगा, यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है। यात्री संख्या नंबर रिकॉर्ड दर्शाता है, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड पीएनआर होता है, तो वो चीज़ दर्शाता है, याद रखिएगा इसे। अब ये नेम वाला बहुत सारे कैंडिडेट ने इसे टिक कर दिया था कि मतलब यात्रियों का नाम दर्शाता है, ऐसे करके उन्होंने टिक कर दिया था। तो याद रखिए यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे टाइम टेबल से, रेलवे टाइम टेबल से ट्रेन किस स्टेशन पे किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि जानकारी मिलती है। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती है। हमने भी जब ये बुक हम पढ़ रहे थे तो हमने भी एक खरीद के लेके आया था रेलवे टाइम टेबल। उसमें क्या क्या दिया गया था, उसमें हमने ध्यान से देखा था। तो उसमें क्या दिया गया था कि किस स्टेशन पर किस समय पहुँचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि सारी जानकारी उसमें थी। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। रेलवे टाइम टेबल से गणित
किसकी? गणित और भूगोल की सारी मजेदार क्रियाएं की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगारेड्डी जिले की सुशीला की शादी 18 साल की आयु से पहले कर दिया, लेकिन उसने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश में, अब आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। अब कहाँ कैंप लगता है? विशेष कैंप, जहाँ पे क्या होता है, कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो याद रखिएगा वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बाल विवाह कानून जो बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18, लड़के के लिए 21 वर्ष है। ये बुक के हिसाब से एनसीईआरटी है। अब आप कहेंगे कि सर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। फिलहाल एनसीईआरटी के हिसाब से यही लिखा गया है कि कम से कम 18, लड़के के लिए 21 वर्ष। जो भी अपडेटेड होगा वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। अब हु तू चिंगू, ये जो लिखा गया हा डू छू कीट कीट, कबड्डी में इस्तेमाल होने वाले शब्द है। जो कबड्डी आप लोग खेलते थे, अब तो कम दिखता है क्योंकि मोबाइल आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें ये इस्तेमाल होने वाले शब्द है। अब आ जाते हैं वेट लिफ्टर के तरफ। और वेट लिफ्टर कैसे याद करेंगे? जैसे वेट लिफ्टर से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाते हैं। 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये कि कर्णम मल्लेश्वरी का जो नाम आता है वो कौन है, या वेट लिफ्टर निम्न में से कौन है, ये पूछता है। तो कैसे याद रखिएगा? तो वरी में व लास्ट में है। वरी कर्णम में व लास्ट में देखिएगा, यहाँ पे व है, और यही व स्टार्टिंग में व आके वेट लिफ्टर बन गया है। अब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे याद करना है। कर्णम मल्लेश्वरी, वरी वो आ गया तो वही वेट बन गया। जब आप बुक जब इस तरीके से जब आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो आप इस समय आपको थोड़ा सा झंझट लग रहा है कि सर क्या एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो आपको वहाँ पे मेरे शब्द दिखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी, वह सर ने बताया था, वह यहाँ भी वह है, वह से वह मिल गया वेट लिफ्टर। गजब, इस तरीके से एनर्जी आएगी आपकी तरफ उस समय। तो चलिए, तो ये चीज़ के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इतना समय दे रहा हूँ। नहीं तो मुझे 2 सेकंड लगेंगे, पूरा चीज़ मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें याद हो जाए आपको, बाकी सब तो याद करना ही है। ये कहाँ की कहानी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? को क से कर्णम हो गया, क में स्टार्टिंग वाला क है, इधर आंध्र में आई का पहला। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है। कर्णम ने भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? तो 29। कितने मेडल जीते हैं? तो 29। अब यहीं पे मैं पूछ दूं कि बताइए 29 मेडल किसने जीते हैं? तो आप बताइएगा कर्णम में मल्लेश्वरी ने। और ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टर से संबंधित है। और यहीं पे मैं पूछ दूं कि कितने सुरंगों के बारे में हमने चर्चा किया था, वो कहाँ है? तो आप बताइएगा गोवा में। कितने सुरंगों के बारे में? तो आप कहिएगा सर 29 92 कितना? 92। ठीक, इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा है। 9 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, याद हो गया। अरे एकदम छोड़ना नहीं है। एक शब्द, एक शब्द आपको याद करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। 92 नहीं, को 29 होगा कि 92 वैसे दिया रहेगा 92 93 94 का याद रखिएगा। 29 एकदम कॉमन है। इधर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 आगे कीजिए तो सुरंग बन जाएगा, 9 पीछे कीजिए तो क्या बन जाएगा? उन्होंने इतने मेडल जीते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके 4 बहनें और पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी, बचपन से ही सारा चीज़ करती थी, तो ये क्या थी? 12 साल की थी, तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। जाहिर सी बात है, जो आगे सक्सेस हुई होते हैं वो स्टार्टिंग में सारी चीज़ वो चीज़ दिखने लगती है। अच्छा ये वजन उठा रही है, इसका मतलब आगे चल के वेट लिफ्टर बनेगी। बनेगी नहीं, ये हम अपने तरफ से कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये चीज़ था कि पहले से ही क्या करती थी? वजन उठाने का काम करती थी। किस साल से? तो वो 12 साल से। कितने साल से? 12 साल से। कौन? कर्णम में मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टर हैं, 12 साल की थी, तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में को 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कितने? तो 130 किलोग्राम। यहाँ इन्होंने 29 मेडल जीते, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और एक पहले भी लगा दिया हमने। कितना जोड़ा? एक। तो एक पहले लगाया और 30 इधर दिखाया, हो गया 130 किलोग्राम उन्होंने वजन उठा के दिखाया। आई बात समझ में? 29 मेडल जीते और 130 किलोग्राम उठा देती है। 12 साल में वो एकदम उठाना शुरू कर देती। ये सारे लाइन एनसीईआरटी सॉरी CBSE से जो क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से लिए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। दादियों नानियों जैसी फोटो हैं 3 बहनों की बुक में, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती है, तीनों कबड्डी खेलती थी, दूसरों को सिखाती भी थी। इन्होंने एक क्लब बनाया जो आज इतने साल बाद भी चल रहा है। पिता की मृत्यु के बाद भी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन सुन लीजिए। माँ के भाई को क्या कहते हैं? माँ के भाई को क्या कहिएगा? तो कहिएगा मामा। आप लोग भी बहुत मामा कहते हैं, आपको याद आ गया ना किसको कहते हैं? हाँ, उसी को कहते हैं, लेकिन वो आपके माँ के भाई नहीं है, गाली देने के लिए लोग कह देते, चिढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी और खो खो में 9-9 खिलाड़ी होंगे। कबड्डी में 7-7 और खो खो में 9-9 खिलाड़ी होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नया लेसन का शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है फुलवारी। फुलवारी जो लेसन है ये आपका एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में जो फुलवारी है तो उसमें पेडागोजी सेक्शन में पूछा गया था कि एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 11 जो है फुलवारी को पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए निम्न संसाधनों का उपयोग कर सकती है। कौन कौन से संसाधन है जिसका उपयोग वो कर सकती है? ये डैश रहेगा, वो कर सकती है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही थे वो थे भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र क्यों? क्योंकि बहुत जगह का बताया गया, जैसे महाराष्ट्र में किसका, वर्लिका के किसका, और जगह का किसका, ये सारी चीज़ पूछे गए हैं। और बिहार में किसका, मधुबनी का कि किसका। तो एक तो हो गया भारत का मानचित्र, अलग अलग जगह के बारे में बताया गया है। अलग अलग में मधुबनी का ही बताया गया है और बाकी सब हमने ऐड किए हैं क्योंकि पूछा जा रहा प्रश्न। उड़ीसा का कौन सा है, पटचित्र है कि कौन है, सारे हमने लिखे हैं। तो भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल, क्योंकि बहुत सारे डिजाइन वगैरह फूल के बारे में भी इस पाठ में चर्चा है, इसलिए फूल को भी यूज किया है और कार्यपत्रक भी यूज किया है इन्होंने। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा ये चारों का उपयोग कर सकती है। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। पाठ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको। उत्तरांचल के पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया यानी पूरी लाइन में। तो उत्तरांचल हमने इससे पहले भी उत्तरांचल में बहुत सारी चीज़ें बताएं, उसमें फिर याद कर लीजिएगा। उत्तरांचल जो जगह है वहाँ पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। क्या होते हैं? फूल ही फूल होते हैं। फूलों की घाटी कहलाती है और फूल ही फूल होंगे, जाहिर सी बात है उसे क्या कहेंगे? तो फूलों की घाटी कहेंगे। फूलों की क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। तो याद रखिएगा उत्तरांचल और फूल की घाटी। उत्तरांचल जो है किससे संबंधित यहाँ पे इंडिकेट करते हुए हो गया कि उत्तरांचल तो एक पहाड़ और दूसरा क्या? फूल। उत्तरांचल, पहाड़, फूल, 3 शब्द मिले आपको, इसे याद कर लीजिए। यहाँ सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। सारे फूल क्या होते हैं? साल में कुछ ही हफ्तों के लिए मात्र खिलते हैं। झाड़ियों में लगे लाल फूल। अब देखिए ये प्रश्न पूछता है, झाड़ियों में कौन? लाल फूल। झाड़ियों में कौन? लाल फूल। पत्थरों के बीच कैसा? सफ़ेद। को पत्थर आपने देखा होगा उजला उजला होता है का सफ़ेद फूल। पीले पीले फूल कहाँ? कालीन के जैसे मैदान में। पीले फूल कहाँ? मैदान में। घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल। अब घास में क्या होगा? छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल। नीले फूल कैसा होगा? छोटा छोटा जो होता है। घास में क्या होगा? नीले फूल होगा। घास में क्या होगा? नीले फूल होगा। तारों जैसे नीले फूल खिलते हैं। पीला पीला फूल कहाँ? तो कालीन जैसा जहाँ मैदान होता है वहाँ पे। पत्थर में कैसा है? सफ़ेद। और लाल कैसा है? झाड़ी में। लाल कैसा है? झाड़ी में। अब झाड़ी याद नहीं आ रहा कि झाड़ी को, गुलाब को देख लीजिए। गुलाब जनरल रूप से किस कलर में मिलता है? लाल में मिलता है। आप कहिएगा सर गुलाबी मिलता है, ये मिलता है। अरे लाल भी मिलता है बाबू। लाल फूल रेड रोज लेके नहीं जाते हो देने के लिए। तो याद हो क्या? को झाड़ी क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि झाड़ी वाला ही है, पौधा है यार, उसमें कांट उट सब होता है। अगर पूरा साइंस की तरह समझाऊं तो ऐसे समझाऊंगा, नहीं को याद रहे कांट उट के कारण उसको झाड़ी कह रहे हैं। और उसमें क्या होता है? जो फूल होता है वो रेड होता है। तो लाल फूल याद हो गया। गुलाब याद रखिएगा, रेड रोज हम देने जाते हैं तो वो क्या होता है? झाड़ी होता है। याद हो गया। पत्थर मतलब क्या? उजला पत्थर होता है, तो सफ़ेद फूल वहाँ हो जाएगा। पीले पीले जो फूल होंगे मैदान में हो जाएगा। और घास जैसे छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल। तारा दिखे ना, छोटे छोटे को नीले फूल जो खिलेंगे, एकदम आकाश में नीला होता है, उसी में समझिए उसको भी नीला बना दिया है, तो फूल खिलते हैं। अब चलिए मधुबनी चित्रकला के बारे में दिया गया, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। यहाँ से निश्चित प्रश्न रहते हैं। इस बार ये फूल वाला क्वेश्चन आएगा क्योंकि 21-22 में नहीं पूछा गया था, तो भी यही लगा लीजिएगा। चलिए मधुबनी चित्रकला में बात कर लेते हैं। ये बहुत पुरानी चित्रकला है। यह बिहार राज्य के मधुबनी जिले से संबंधित है। ये पूछा जाएगा किस जिले से संबंधित है, बहुत बार पूछा भी गया है कि मधुबनी जिले से संबंधित है। त्योहारों और खुशी के मौके पे
वहाँ घरों की दीवारें पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? तो दीवार और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कब? तो त्योहारों और खुशी के मौक़ों पे। ये चित्र पिसे हुए चावल के अब किससे बनाए जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आपको थक गया हूँ। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में, किसके घोल में? चावल के घोल में मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं, ये रंग जो होते हैं खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है? तो नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल में लिया जाता है। ये सारी चीज़ इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इन चित्रों में क्या क्या बनाए जाते हैं? इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं कि ये सारी चीज़ नोट कर लीजिए। अब प्रश्न पूछा गया था कि लाइन में लगा दीजिए कौन कौन से हैं। को पंजाब में अगर बात किया जाएगा, पंजाब में समझ जाइएगा फुलकारी। पंजाब मतलब फुलकारी। प फ ब, प पंजाब और फ आ गया फुलकारी। प फ ब पंजाब फुलकारी। बिहार में होता है मधुबनी, ब से बिहार, मधुबनी में भी ब है, लेकिन ये तो याद हो जाएगा, मधुबनी यानी बिहार, मधुबनी यानी बिहार, मधुबनी यानी बिहार। और यहीं पे होता है मधुबनी चित्रकला। चलिए, मधुबनी एक जगह भी है और टीचर में देखिए वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ आया था? मधुबनी आया था, हंगामा हो गया था ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो जिक्र है, महाराष्ट्र क्या है? वर्ली। महाराष्ट्र क्या है? वर्ली। महाराष्ट्र क्या है? वर्ली। तो वर्ली के जब भी चर्चा होगा तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? वर्ली। कुछ और देख लेते हैं। उड़ीसा में पट्टचित्र, उड़ीसा में पट्टचित्र, ये भी पूछा गया था पट्टचित्र किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। तो पट्टचित्र उड़ीसा, पट्टचित्र उड़ीसा। चित्र आ गया ना, त्र समझिए उड़ीसा, ठीक है। राजस्थान और भी है, कवाड़ कला हो गया, महाराष्ट्र वर्ली कला हो गया। वर्ली ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी लिखा है वर्ली। तमिलनाडु तंजौर पेंटिंग, पश्चिम बंगाल झारखंड पट्टचित्र, आंध्र प्रदेश कलमकारी पेंटिंग। एक और प्रश्न पूछा गया था, पट्टचित्र की कला कहाँ राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य की परंपरागत चित्रकला और हस्तकला है। कुछ और भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक कला रूप, झांसी लघु कला, तमिलनाडु तंजौर चित्रकला, मिका चित्रकला, झारखंड में पैटकर जादो पटिया चित्रकला, सोहराई कला, कोहवार कला, गंजू कला, कुर्मी कला, मुंडी कला, तुरी कला, गटवाल कला। तो ये समझिए कला जो लिखा गया है, थोड़ा सा नाम अजीब सा लगे, समझिए झारखंड का है। अब ये बहुत ज़्यादा हम आपको थोड़ा सा पढ़ा दे रहे, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाए, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाकी जो नाम बताएं, जैसे वर्ली कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ये याद रखिएगा। पिंगली भी कहाँ है? चित्रकाठी है। पिंगली चित्रकाठी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो चित्रकाठी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि पट्टचित्र उड़ीसा का है और चित्रकाठी इसलिए हमने डाल दिया ताकि दिक्कत नहीं। जो पेंटिंग किसी स्थान का चित्रण करती है तथा जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उसे पेंटिंग की चित्रकाठी कहते हैं। पेंटिंग जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। वारली चित्रकला, वारली जनजाति वारली कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो गोबर, गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। किससे बनती है? गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। ये पूछा भी गया था वारली चित्रकला के बारे में। वारली पेंटिंग के बारे में और चीज़ें। वारली आदिवासी अपने घर की दीवारों को उनके जीवन और उनके दैनिक जीवन की अन्य नियमित गतिविधियों को दर्शाते हुए चित्रों से सजाते हैं। यह प्राथमिक भित्ति चित्र बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों के एक समुच्चय का उपयोग करती है, एक वृत्त, एक त्रिकोण और एक वर्ग। वे रंग द्रव्य के लिए गोबर, गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग करते हैं। यह आकृतियाँ प्रकृति के विभिन्न तत्वों के प्रतीक हैं। वृत्त और त्रिभुज प्रकृति के अवलोकन से आते हैं। वृत्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि त्रिभुज पहाड़ों और संघाकार पेड़ों को दर्शाता है। इसके विपरीत वर्ग एक मानव आविष्कार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक पवित्र बाड़े या भूमि का एक टुकड़ा दर्शाता है। वारली जनजाति के बारे में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। वारली पश्चिमी भारत की एक स्वदेशी जनजाति है, जो महाराष्ट्र गुजरात सीमा और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहती है। आधुनिक समय में वारली आदिवासी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहते हैं, इसलिए ये महाराष्ट्र से संबंधित है वारली चित्रकला। वारली आदिवासियों की अपनी जीववादी मान्यताएं, जीवन, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। वारली मराठी से कुछ हद तक प्रभाव के कारण कोंकणी के रूप में वर्गीकृत वारली भाषा बोलते हैं। कोंकणी कहाँ का है? कहाँ का है? अभी बताया हमने, कहाँ बोला जाता है कोंकणी भाषा? गोवा में, जी हाँ बिल्कुल। तो महाराष्ट्र पर्वतीय भूभाग और कर्नाटक कोली, विट्स और अन्य लोगों के घर थे।
महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियाँ वारली, खोंड, भैना, कटकरी, भुंजिया, राठवा, धोइया हैं। अब इस तरह के चित्रकारी वगैरह बनाया जाता है। मैसूर चित्रकला देख लेते हैं, उसके मधुबनी कला एक बार पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। मैसूर चित्रकला शास्त्रीय दक्षिण भारत का चित्रण का एक मूल्यवान रूप है जो कर्नाटक के मैसूर शहर, कर्नाटक से संबंधित है मैसूर, क्योंकि मैसूर शहर भी कहाँ है, कर्नाटक में है, शहर में और उनके आसपास उभरा मैसूर के राजाओं के द्वारा सुकृत और पोषित किया गया। भारत के कई शास्त्रीय और पारंपरिक कला रूपों की तरह मैसूर चित्रकला आमतौर पर हिंदू देवी देवताओं और भारतीय पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। वे अपनी सुंदरता, बनावट और विस्तार पर ध्यान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ कहाँ है ये याद कर लीजिए बस। मधुबनी कला भारत में पाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय पारंपरिक कला रूपों में से एक है। यही केवल मधुबनी कला के बारे में ही बुक में जिक्र है। इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला जिले के किस जिले का को ये भी पूछा जा सकता है। मिथिला जिले के मधुबनी जिले से हुई थी। मिथिला जिले के मधुबनी, और वैसे भी वहाँ भाषा जो होता है ना, मिथिला ही मेरे ख्याल से बोला जाता है मधुबनी में। इन चित्रों में अमूर्त ज्यामिति, अभी तो ये मधुबनी एक जिला बन गया है, मतलब है। इन चित्रों में अमूर्त ज्यामितीय रूप जैसी विशेषताएं भी शामिल हैं। ये ज्यामितीय पैटर्न और मिथिला, मतलब वहाँ मिथिला उस एरिया को कहा जाता है। पहले शायद कुछ होगा, हिस्ट्री मुझे नहीं याद है, लेकिन वहाँ का भाषा मिथिला वगैरह, मैथिली वगैरह बोलते हैं मेरे ख्याल से। आप एक बार नेट भी इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मधुबनी जिला है। इन चित्रों में अमूर्त ज्यामितीय रूप जैसी विशेषताएं भी शामिल है, जो ज्यामितीय पैटर्न प्रतिबद्धता, प्रेम, जीवन शक्ति, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। वे जन्म या विवाह और उत्सव जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर समारोह सामग्री को चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले, ये तो याद करा है, केरल में केले फूलों की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। अब इसके आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलदावरी और जीनिया जैसे फूलों से रंग बनाए जाते हैं। पूछेगा, ये पूछा भी गया है बहुत बार। किसके फूलों से रंग बनाए जाते हैं, को गुलदावरी। किसके फूलों के रंग से बनाए जाते हैं, को गुलदावरी और जीनिया। गुलदावरी और जीनिया रंग बनाए जाते हैं। अब याद कैसे कीजिएगा, तो री यहाँ पे है और यहाँ पे र है, री है यहाँ पे, रंग में र है। अब र के बाद न है, इसी से बन गया जीनिया, बीच में न, इसमें भी ऊपर में केवल बिंदु के रूप में रंग, ठीक है, न, तभी तो रंग ऐसे पढ़ते हैं ना, ये बीच में छुपा हुआ है, ये ऊपर वाला आधा न पढ़ते हैं इसको, तो वही न यहाँ आ गया जीनिया। अब मेरे ख्याल से आप भूलिएगा नहीं, वहाँ याद आ जाएगा गुलदावरी और जीनिया। अब एक प्रश्न जो इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था, वो लाइन भी हमने डाल दिया है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू में डालो। ये इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। वो किससे जो त्वचा का रूखापन से बचाया जा सकता है, ये पूछा गया था कि इसका उत्तर क्या होगा। सर्दियों में दादी अक्सर गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तीनों याद रखिए, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस घोल का त्वचा रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। याद कैसे करेंगे, ग से गुलाब, ग से ग्लिसरीन, और इसमें ग है ना, तो यहाँ ब है, तो यहाँ भी नींबू में ब आ गया, ठीक है, नींबू में ब आ गया। ग से गुलाब और ब से नींबू, ग से ग्लिसरीन, ये तीनों का क्या किया जाएगा, घोल तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा, त्वचा का रूखेपन बचने में इसका उपयोग होता है। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्र की एक छोटी सी, इत्र का जब भी जिक्र होगा ना, इत्र वगैरह का, वो कन्नौज जिला याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है। इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। क्या होता है ये पूछा जाएगा, को शुद्ध अर्क होता है। इत्र फूलों का क्या होता है, शुद्ध अर्क होता है। किससे बनता है इत्र, बहुत सारे फूलों से बनती है। चलिए इत्र का जिक्र हुआ, तो चलिए अब हम आते हैं कन्नौज जिले पे। कन्नौज जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। किसका जिक्र है यहाँ पे, इत्र का जिक्र है, याद भी हो गया होगा। जहाँ हजारों लोगों द्वारा इत्र क्या बनाया जाता है, हजारों लोगों द्वारा इत्र, गुलाब जल, केवड़ा। इत्र, गुलाब जल और केवड़ा कहाँ बनाया जाता है, कन्नौज जिले। क से कन्नौज हो ही जाएगा, केवड़ा हो जाएगा, कन्नौज केवड़ा। और कखगा में गुलाब भी आ जाता है, आई में इत्र आ जाएगा। तो ये तीनों मेरे ख्याल से याद करने की जरूरत नहीं है। इत्र, गुलाब जल, केवड़ा कहाँ बनाया है, कन्नौज जिला। कन्नौज जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। एक नहीं।
और यहाँ पे है बनना, दूल्हा को कहते हैं। बनने किसको कहेंगे ये पूछा गया था। चलिए, सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बना सकते हैं, पूछा नहीं गया था, बुक में दिया गया, बनने छोड़ दिया गया। तो अभी आपको पता है, को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। बनना किसको कहते हैं? दूल्हे को कहते हैं। ये सीटेट में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन देख लीजिए। सूखे हुए फलों से सुंदर कार्ड भी बना सकते हैं। सूखे हुए फूलों से क्या बनाया जा सकता है? कुछ सुंदर कार्ड बनाया जा सकता है। अब ये एक एक लाइन का तेजी से देखिए। पेड़ों पर लगते हैं गुलमोहर और कदम, झाड़ियों पर लगते हैं गुलाब और बेला। देखिए कहाँ लगते हैं गुलाब, तो झाड़ियों पर लगते हैं। बेल पर लगते हैं चंपा, रात रानी। पानी के पौधे पर लगते हैं कमल, कुमुदनी। अब ये याद कर, बेल क्या होता है? ऐसे लत्तर जैसा हो जाएगा कि वही बेल होता है। चंपा और रात रानी। झाड़ी कैसा होता है? जिसमें कांट उठ होगा वो झाड़ी जैसा दिखेगा भी। दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। सॉरी, इसके आगे सिर्फ रात में खिलते हैं, रात रानी, हर सिंगार। दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाता है, कमल, सूरजमुखी। जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हैं, गुलाब और बेला। जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, गेंदा और डालिया। जो साल भर खिलते हैं, गुलाब और अड़हुल साल भर खिलते हैं, इसलिए इसी का फूल वगैरह चढ़ाया जाता है। जैसे अड़हुल का क्या होता है? फूल चढ़ाया जाता है, इसलिए साल भर। और इसीलिए साल भर खिलते रहते हैं ना गुलाब को लोग, मतलब जो भी जोड़े होते हैं वो एक दूसरे को गुलाब देते हैं, साल भर मिलते रहते हैं, साल भर उनका चलते रहता है। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते? पता करके लिखो। उत्तर होगा मनी प्लांट पे फूल कभी नहीं लगते। मनी प्लांट देखे भी हैं, फूल नहीं आते। कली और फूल में क्या क्या अंतर है? फूल कलियों से बड़े थे, कलियाँ नुकीली आकार की और हरे पत्तों से ढकी थी। फूल बड़े आकार का तथा फैला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किसी पौधे की कली और उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो ये आपको करना होगा। क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? 4-5 दिनों में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है तेजी से चलेंगे। चेतन दास जब वह 9 साल की थी, यानी 60 साल पहले, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। याद रखिएगा, चेतन दास जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। वो डेरा गाजी खान से ट्रेन से दिल्ली होकर सोहना गांव है। वहाँ बाबा अम्मा ने मिट्टी और भूसा मिलाकर घर या दीवार बनाया। गोबर मिट्टी से लिपाई हुई, इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। मिट्टी में किससे कीड़े नहीं लगते हैं? गोबर की लिपाई से। ये भी पूछा गया है। छत के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़-जोड़ कर एक फ्रेम चारों दीवारों पर टिकाया। लकड़ी को दीमक ना लगे, दीमक नहीं लगे इसके लिए, ये भी पूछा गया। दीमक नहीं लगे इसके लिए क्या करना चाहिए? कि लकड़ी को दीमक ना लगे इसके लिए नीम और किंकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम में बिछा दी गई। कैसे दीमक नहीं लगेगा, कैसे क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ नोट कर लीजिएगा। लकड़ी को दीमक नहीं लगे इसके लिए ये पूछेगा, क्योंकि पिछली बार 21 में नहीं पूछा था। 21 मतलब जो अभी जनवरी और 22 में जो एग्ज़ाम उसमें नहीं पूछा था, इस बार पूछेगा कि किस में दीमक नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करना होगा। नीम और किंकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम में बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछा दी ताकि मिट्टी से लेप कर दिया। इस पर बिछा के क्या कर दिया उन्होंने? मिट्टी से लेप कर दिया। ये भी याद रखिएगा क्या होता है, कीड़े नहीं लगते कैसे? गोबर की मिट्टी की लिपाई से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतन दास के नौकरी लगने के बाद फिर से घर की मरम्मत हुई। इस बार छत लोहे और सीमेंट की पक्की, कमरे की दीवारें कच्ची ईंटों से बनवाई। अब साल में एक बार दीवारों की चूने से पुताई होगी। आंगन में पक्की रसोई में एक तरफ मिट्टी का चूल्हा तो दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। पत्नी सुमन वहाँ नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवाया। इसे साफ करने बस्ती के लोग आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतन दास को 2 बेटे और 1 बेटी हुए। बेटी सिम्मी की शादी पलवल में और राजू की शादी के लिए पूरे घर को पक्का कराने में लग गए। दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत का लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती हैं। छोटे बेटे मोन्टू की जब नौकरी लगी तो वो दिल्ली आकर बस गया। चेतन दास और पत्नी सुमन कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते तो कभी राजू के पास सोहना में। चेतन दास सोहना से अब दिल्ली जाते हैं और रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। इतने सालों में वहाँ बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बन गई। कुछ साल पहले राजू को दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम की रंगीन टाइलें भी लगवा ली। चेतन दास अब 70 वर्ष के हैं। ये सारी चीज़ लिखे गए स्टोरी, बस केवल सुन लीजिए, कुछ आएगा को टिक कर लीजिएगा। डेरा गाजी खान जगह पाकिस्तान में है। वहीं सोहन जो जगह है वो कहाँ है? हरियाणा में है।
नदी का पानी गंदा, कपड़े धोने और जानवरों को नहलाने और बर्तन धोने से नदी का पानी क्या होता है, गंदा होता है। ये पूछा भी गया है, इसे नोट भी कर लीजिए। कैसे नदी का पानी गंदा होता है, कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने और बर्तन धोने से। जो पानी पीते हैं वो किसी नदी या तालाब से आता है। आगे है, पानी साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लीजिए। पानी में तेल नहीं घुलता है। चलिए बसवा चलते हैं। बसवा में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो एक खुटिया पूछता है, खुटी किसको कहते हैं, शायद आप जानते होंगे। आप कहिएगा वो खुटी नहीं, देखिए इस खुटी की बात कर रहे हैं। अब ये पूछता है बसवा के अप्पा कर्नाटक में बेलौनिका गांव के। अब याद रखिएगा, बसवा बेलौनिका, ब से बसवा, ब से बेलौनिका। अब ये कहाँ है, को कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। को कर्नाटक बेलौनिका, लास्ट में क है ना बाबू, बेलौनिका कहाँ है, कर्नाटक में। ब से बसवा, ब से बेलौनिका, ब से कर्नाटक। बसवा के अप्पा कर्नाटक में बेलौनिका गांव के इलाके में खुट्टी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। किससे नरम करते हैं, किससे नरम किया जाता है, खेत की मिट्टी को खुट्टी से किया जाता है। किससे नरम किया जाता है, खुट्टी से किया जाता है। किसको, को खेत की मिट्टी को। याद रखिएगा, पूछा भी गया, खेत की मिट्टी को किससे नरम किया जाता है, तो खुट्टी से। खुटी, ख से खेत, ख से खुटी, और क्या करते हैं, इसे नरम करते हैं। अर्थात कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने औजार का नाम क्या है, खुटी। अब देखिए, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, बार बार पूछा जाने वाला। जुलाई के महीने में प्याज की बुआई बैल कुर्गे को खींचते हैं। बैल क्या करते हैं, कुर्गे को खींचते हैं, कुर्गे को खींचते हैं। बैल किसको खींचते हैं, कुर्गे को। किस मंथ में, जुलाई के महीने में प्याज की बुआई होती है। और अप्पा पीछे पीछे प्याज के बीज डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, पीछे पीछे प्याज के बीज डाला जाता है। 20 दिन के बाद प्याज के छोटे छोटे पौधे 20 दिन बाद, कितने दिन बाद, 20 दिन बाद क्या निकल आते हैं, कि प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, वो खरपतवार होते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिना बोए निकल आते हैं, उसको क्या कहते हैं, खरपतवार। इससे प्याज की फसल कम हो जाती है। इससे क्या होता है, तो प्याज की फसल कम हो जाती है। पत्ते पीले होकर सूखे तो प्याज निकाल लेना चाहिए, नहीं तो सड़ जाते हैं। अगर पत्ते पीले हो जाएं तो समझ जाना चाहिए क्या करना है, अब हमको प्याज निकाल लेना है, तो प्याज क्या हो जाएगा, सड़ जाएंगे। तो कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने औजार को क्या कहते हैं, खुटी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। उस औजार को क्या कहते हैं, खुटी, जिससे खेत नरम होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं निम्नलिखित चरण कैसे कैसे उपयोग होता है। तो सबसे पहले गुड़ाई करना, जिसे मृदा को यानी मिट्टी को पोला करना या नरम करना होता है। तो फसल उगाते समय किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, क्या करते हैं, या प्याज को उगाते समय किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो फसल उगाते समय निम्नलिखित चरण का उपयोग किया जाता है। तो पहले सबसे पहले गुड़ाई करना करते हैं, यानी वो मिट्टी को नरम करते हैं, यानी मिट्टी को गुड़ाई करते हैं या पोला करते हैं। शब्द याद हो गया। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, को वो जब नरम कर रहा था उसके बाद कुर्गे उसके खींच रहे थे, उसमें बीज डाला गया, तो उसके बाद बीज बोते हैं। उसके बाद खरपतवार उसमें जम जाते हैं, वो खरपतवार उसके बाद निकालते हैं। उसके बाद पीला हो गया को निकाल लेना होगा प्याज, नहीं तो सड़ जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, प्याज को उखाड़ लेते हैं। और प्याज उखाड़ लेने के बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट के अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी उखाड़ के लेके आए हैं, जो भी उसकी सूखी पत्तियाँ उसको काट के अलग कर लेते हैं। अब चलिए, इसी बार बार पूछा गया प्रश्न, 3-4 बार पूछा, इसलिए हमने 2-3 बार लिख दिया। मिट्टी खोदना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह वायु अवकाश बनाता है। मिट्टी की जुताई या पौधों की अच्छी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी का आधार करने के लिए किया जाता है। पहले यह बैलगाड़ियों का उपयोग करके किया जाता था, अब ट्रैक्टरों को प्रतिस्थापित किया जाता है। ये बुक का नहीं है, ऐसे लिख दिया गया ताकि याद हो। बीज बोना, इसका अर्थ है पृथ्वी का बीज बखेरना या फैलाना। बीजों को समान अंतराल पर समान संख्या में फैलाया जाता है। बीजों को पानी देना, अब इसके बाद पानी वगैरह दिया जाता है। पानी पौधे की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह या तो हस्तचालन से या सिंचाई के सुविधाओं का उपयोग करके किया जाता है। बड़ी संख्या में सिंचाई सुविधाएं जैसे सुरंग, नहरें, हैंडपंप उपलब्ध हैं। खरपतवार हटाना, खरपतवार अवांछित हानिकारक पौधे हैं जो मुख्य फसलों के आसपास उगते हैं, अतः फसल को उचित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन्हें हटाना महत्वपूर्ण है। संकर्तन, यह अंतिम चरण है जिसमें परिपक्व फसलों को काटा जाता है, व्यावसायिक उपयोग के लिए भेजा जाता है। तो ये शब्द के कारण, केवल इसी शब्द के कारण हमने इसको लिखा है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए, बाकी सब भूल जाइए। यानी ये वाला जो ब्रैकेट में है इसको मतलब क्या होता है, ये केवल देख लीजिए। अब चलिए, अब ये पूछा गया था, इसे भी एक नज़र देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया था। इस प्रकार प्याज की खेती का सही तरीका है। किस प्रकार, तो मृदा को सबसे पहले नरम करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, बीज बोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बीज बोते हैं। इसके बाद खरपतवार को हटाते हैं। इसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी उसकी सूखी पत्ती है उसको काट के अलग कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मैं वैशालू हूँ
मैं वैशाली हूँ। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। हम सुबह के 3 बजे पिछले दिन की बची हुई सब्जियों, बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं। जब सब चाय पी रहे होते हैं तो बाबूजी, भैया और चाचू और लोगों के साथ टेम्पो से सब्जी लेने मंडी जाते हैं। कल की बची हुई सब्जियों को बोरियों में रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों को टुकड़े और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं, जैसे बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्च आदि। कच्ची सब्जियां को बेचने के लिए तैयार नई सब्जियों को अलग रखते हैं। कच्ची सब्जियां को और बेचने के लिए तैयार नई सब्जियों को अलग रखते हैं, दोनों को अलग अलग रखते हैं। इसके आगे ये केवल पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना। 7 बजे इन सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते हैं। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। छोटू का स्कूल दोपहर का है और बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुंच जाता है। सब्जियों पर पानी छिड़कते हैं जिससे वे सूख ना पाएँ, खासकर गर्मियों में। ये पूछा गया था और पूछा जाएगा। इसके बाद ये भी पूछा गया था, इसे भी याद कर लीजिए। एक अध्यापिका को कक्षा 4 बच्चों को शीघ्रता से बनाने वाले नाश्ते के संबंध में पढ़ाना है। शीघ्रता से क्या चीज़ बन सकता है? भेलपूरी बन सकता है। इसमें ऑप्शन था, पहला अंडे का सैंडविच, दूसरा कस्टर्ड और तीसरा डोसा के मुकाबले। तो इन सारे के मुकाबले में ये सारे ऑप्शन थे। सारे के मुकाबले में कौन सा व्यंजन तेज़ी से बन सकता है? वो होगा भेलपूरी। इसमें ऑप्शन था अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड और डोसा। इन सारे के मुकाबले तेज़ी से कौन बनेगा? भेलपूरी बनेगा। तो व्यंजन तैयार हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता। इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। इसका मुख्य कारण क्या है? शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण बिक्री संकटग्रस्त है। बिक्री क्या है? संकटग्रस्त है। इसी को टिक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन। बाकी सब इसके बारे में है और आगे पक्षी के बारे में है, जिसे अगले दिन पढ़ेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, हम चाहें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, इससे जल्दी खराब होने वाले फल सब्जियां, कुछ दिनों में रखे जा सकने वाले सब्जियां अलग अलग हैं, इसे भी पूछा गया, देख लीजिए। पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, ये क्या है? जल्दी खराब होने वाले फल सब्जियां हैं। कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां, लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास। चलिए, चिकनी सब्जियां कौन कौन है? पालक, लौकी, केला, खीरा, सेब, अंगूर, बैगन, टमाटर। खुरदरी सब्जियां, इनको देख के आप पहचान भी सकते हैं, आलू, प्याज, फूलगोभी, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास। तो ये सब क्या है? खुरदरी सब्जियां हैं। अगला है बाल मंदिर। इसके बाद है भगवान नगर, 13 अप्रैल 1936, गिजुभाई बधे का पत्र, गुजरात से। अब ये सारी चीज़ है, इसे केवल देख लेना था आपको, बाल मंदिर वाला। अब आगे जो है पक्षियों के बारे में एक एक चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। ये नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको और निश्चित रूप से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं और पक्षी से रहेंगे। ये सारे चीज़ को हमने एक लाइन से लिख दिया गया है ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। एक क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में हम चाहेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो ये किया जाता है कर्नाटक में, एक तो कर्नाटक शब्द याद रखिएगा। वहाँ पे कर्नाटक में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था जो मिट्टी को नरम करने का। किससे मिट्टी को नरम किया जाता है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके सामने भी होगा। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न जोड़ देते हैं, किससे नरम करते हैं उसका नाम लिखिए। साथ में उस औजार को क्या कहते हैं? उस औजार को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा, यानी उस औजार को आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? जैसे अगर आपका उत्तर खुटी हो चाहे कुर्गे हो, कुरीगे हो, तो उसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? दूसरा, बैल कुरीगो को खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं? साथ में एक हंसुआ होता है, वो कर्नाटक में उसको क्या कहते हैं? इन तीन चारों चीज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे वो वाला पिक्चर यहाँ पे नोट नहीं है। हम चाहेंगे कि इसको अपडेट मैं फिर से कर दूँ, वो वाला पिक्चर खोजूँ जहाँ पे लिखा गया था कि कुरीगे किसको कहते हैं, या उसका फोटो था, खुटी किसको कहते हैं, और हंसुआ जो होता है उसको क्या नाम दिया गया था। ये सारे कर्नाटक में किस नाम से जाने जाते हैं, ये पूछा गया था एक बार, और ये होना भी चाहिए पीडीएफ में। हम चाहेंगे कि उसको भी अपडेट करा दें। नहीं को एक बार एनसीईआरटी जरूर देखिएगा, नहीं तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसको पिंच करके ऊपर में कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
हिंदी क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।